कल मैंने एग्जाम्पल 5.10 शायद स्टार्ट की थी है, ठीक है। तो उसकी फिगर वगैरह हमने बना ली थी कल, तो दोबारा तो उसकी फिगर नहीं बनाऊंगा, तो वहीं से हम उसको स्टार्ट करते हैं। 3 फिगर जो है वो हमने ड्रा की थी कल। 5.10 तो मैंने इस इक्वेशन के ऊपर एंड किया था कि आई जो है दैट इज इक्वल टू आई एस एस यूनिट वेक्टर प्लस आई जेड जेड यूनिट वेक्टर, ठीक है। और इसके अंदर आई जो है उसके जो कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं वो क्या है, वो आई एस कॉज ऑफ फाई प्राइम, आई एस साइन ऑफ फाई प्राइम और आई जेड। अब जो आपका बाइट्स एंड सेवर्ट्स लॉ है उसके मुताबिक आपने इसके अंदर आई क्रॉस आर जो है उसको फाइंड करना है। तो आई क्रॉस आर को फाइंड करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा। आई क्रॉस आर आपने फाइंड करना है, तो इसको करने के लिए आप डिटर्मिनेंट बनाएं। तो एक्स वाई और जेड, आई एस कॉज ऑफ फाई प्राइम, आई एस साइन ऑफ फाई प्राइम, आई जेड। और उसके बाद जो आर के हैं हमारे पास वो हमने निकाले थे एक्स माइनस एस प्राइम काज फाई प्राइम माइनस एस प्राइम साइन ऑफ फाई प्राइम और जेड माइनस जेड प्राइम। ठीक है जी, ये है डिटर्मिनेंट आई क्रॉस आर का, जो उसके अंदर बाइट्स एंड सेवर्ट्स लॉ के अंदर आई क्रॉस आर है। तो अब मैंने इस डिटर्मिनेंट को ओपन करना है, तो आई क्रॉस आर ओपन करूंगा तो साइन फाई प्राइम इंटू आई एस जेड माइनस जेड प्राइम प्लस एस प्राइम आई जेड एक्स यूनिट वेक्टर प्लस इंटू आई जेड एक्स माइनस एस प्राइम कॉस फाई प्राइम माइनस आई एस कॉस फाई प्राइम जेड माइनस जेड प्राइम वाई यूनिट वेक्टर, ठीक है, प्लस माइनस आई एस एक्स साइन फाई प्राइम जेड यूनिट वेक्टर। ये हमारा डिटर्मिनेंट जो है उसको ओपन कर दिया, ठीक है। डिटर्मिनेंट ओपन करना आता है आपको? चलो शुक्र कि ओपन करना आता है। अब ये हमने डिटर्मिनेंट तो ओपन कर लिया है। अब लेकिन यहाँ पर सिमेट्रिकली वो जो पूरी कल हमने लूप बनाई थी उसमें एलिमेंट्स हैं बहुत सारे, करंट के जो एलिमेंट्स हैं, और वो सारे करंट के जो एलिमेंट्स हैं वो सिमेट्रिकली सिचुएटेड है, सारे एलिमेंट्स जो हैं। बट देयर इज सिमेट्रिकली situated
करंट एलिमेंट्स। तो सिमेट्रिकली सिचुएटेड करंट एलिमेंट्स हैं एट आर डबल प्राइम। आर डबल प्राइम फिगर को देखें, उसके अंदर आर डबल प्राइम के ऊपर सारे एलिमेंट्स जो है सिमेट्रिकली सिचुएटेड हैं। विद एस प्राइम the same R, the same DL prime, the same IS। ठीक है, इसी तरह the same IZ, सारे सेम हैं। लेकिन यहाँ पर जो 5 प्राइम है वो नेगेटिव है। अगर आप फिगर को देखें तो फिगर के अंदर एक हमने एंगल 5 प्राइम का बनाया हुआ, जो 5 प्राइम के अपोजिट में एक 5 प्राइम बनाया हुआ है। ठीक है, बट 5 प्राइम इज नेगेटिव बिकॉज साइन 5 प्राइम चेंजेस साइन। तो फिगर में जो साइन 5 प्राइम का कंपोनेंट बन रहा है वो साइन 5 प्राइम का कंपोनेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में बन रहा है, इसलिए उसके साथ माइनस का साइन जो है वो हम लगा रहे हैं। अब जो एक्स और जेड कंट्रीब्यूशंस हैं आर प्राइम और आर डबल प्राइम से, द एक्स एंड जेड कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम आर प्राइम एंड आर डबल प्राइम, ये दो पॉइंट्स आपने लिए हुए हैं, एक आर प्राइम और एक आर डबल प्राइम। तो इनसे जो है कंट्रीब्यूशन एक्स और वाई की वो कैंसिल हो जाएंगी, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे सिमेट्री की वजह से, लीविंग ओनली वाई टर्म, और सिर्फ वाई टर्म जो है वो बच जाएगी। तो जो फील्ड है आर के ऊपर, ठीक है, वो वाई डायरेक्शन में है, सो द फील्ड एट आर इज इन वाई डायरेक्शन। जो फील्ड है आर पे वो वाई डायरेक्शन में है, एंड पॉइंट्स इन फाई डायरेक्शन, और फाई डायरेक्शन के अंदर पॉइंट करेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो फाई डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो इट मींस कि इट इज ए सर्कमफ्रेंशियल फील्ड, जो है वो सर्कमफ्रेंशियल है, फाई डायरेक्शन के अंदर है। अब आप इसके ऊपर लगाएं एम्पियर्स लॉ। नाउ अप्लाई एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ लगाए तो B डॉट डी एल म्यू नॉट आई इनक्लोज आ जाएगा। तो B इंटू 2 पाई S इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। अब यहाँ पर इनसाइड और आउटसाइड द टॉयराइड या सॉलिनॉइड है हमारे पास, उसके लिए आप देखें कि B जो है ये म्यू नॉट 2 पाई S। अब आई इनक्लोज नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है N, तो N आई नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगी N आई।
और फाई इसकी डायरेक्शन हो जाएगी फॉर पॉइंट्स इनसाइड द क्वाइल, उन पॉइंट्स के लिए कि जो क्वाइल के अंदर है, और बी जो है वो 0 के बराबर होगा फॉर पॉइंट्स आउटसाइड द क्वाइल, जो क्वाइल के आउटसाइड। ठीक है जी, तो ये एग्जाम्पल जो है होगी आपकी 5.10 और 5.9, 5.7, ये तीन होगी। ये किससे रिलेटेड थी? एम्पियर्स लॉ से। अब इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। वो प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं? 5.14 और 5.15, 5.16, 5.17, 5.18 और 5.19, ये इस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो आपने करने हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब नेक्स्ट हमने स्टडी करना है कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैग्नेटोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंपैरिजन जो है उसको स्टडी करना है। बता दो इसे। अच्छा, ये जो आपको असाइनमेंट्स मिल रही है ये आपने मुझे जमा करवानी है ये, और ये प्रॉब्लम आपने लाजमी ट्राई करने हैं। उसकी वजह है कि इनमें से ही प्रॉब्लम आ सकते हैं। और मेरा हाल जो प्रीवियस आपका पेपर था इलेक्ट्रोडायनामिक्स 1 का, उसके अंदर शायद प्रॉब्लम्स आए थे, हैं? आए थे ना? वही वाले थे ना जो ग्रिफिथ के अंदर थे। ठीक है जी, तो टेक्स्ट बुक हमें पढ़ने का शौक है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक जो है उसके अंदर से आए थे। अब ये क्लासिकल मैकेनिक्स की भी मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा, वो जो आपकी टेक्स्ट बुक है ना वो मैरियन वाली है, ठीक है। उसकी मैरियंस की वो कुछ तो एग्जांपल्स मैं करवा रहा हूँ खुद भी जो लेक्चर्स के अंदर, लेकिन कुछ उसके अंदर और प्रॉब्लम्स हैं जो आपने करने हैं, वो उन्हीं में से ही आएंगे प्रॉब्लम जो है वो पेपर के अंदर भी, ठीक है। वो खैर लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो अभी चैप्टर में कंप्लीट कर लूँ उसको। तो ये जो है ये आपने साथ साथ ये करते जाने हैं ये सारे प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है कि प्रॉब्लम, अब चूंकि बहुत सारे प्रॉब्लम इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे ही होता है ना, बहुत सारे हैं। ये आप ग्रिफिथ के आप सारे तो नहीं कर सकते। आप ये देखा करें कि जो प्रॉब्लम ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है, जो ज़्यादा रिगरस नहीं है, यानी कि जिसके अंदर कोई बहुत लंबी कैलकुलेशन है, उसको करें। उस प्रॉब्लम को ज़्यादा 90% चांस यही होता है कि वो वाला प्रॉब्लम जो है वो पेपर, आपका जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स का पेपर था उसके अंदर भी उसने वही वाले प्रॉब्लम दिए थे जो ज़्यादा टफ नहीं थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, ठीक है। तो इनमें आप बाज़ प्रॉब्लम्स होते हैं ना जिनके अंदर बहुत लंबी लंबी स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं और वो बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, वो उनको करने की ज़रूरत नहीं है। आपने वो वाले करने हैं जो छोटे हैं और जो ज़्यादा मसलन अब आपने इसको किस तरह जारी करना, आप एम्पियर्स लॉ से रिलेटेड आपने प्रॉब्लम करने हैं, ठीक है। तो एम्पियर्स लॉ से जो रिलेटेड, अब जैसे ये प्रॉब्लम 5.14 है,
ठीक है, मैं इसके स्टेटमेंट सिर्फ आपको बताने के लिए। अब इसमें कहता है कि अ स्टेडी करंट आई फ्लोज डाउन ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर ऑफ ए रेडियस ए, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द वायर। अब ये आप इस तरह की 3 एग्जाम्पलें जो हैं वो कर चुके हैं, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो इस तरह का क्वेश्चन। फिर पहला पार्ट के अंदर वो कहता है कि इसमें करंट डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द आउटसाइड सरफेस ऑफ वायर, उसके आउटसाइड सरफेस के ऊपर जो है करंट डेंसिटी है। फिर दूसरे पार्ट में कह रहा था करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच वे दैट जे इज प्रोपोर्शनल टू एस, यानी कि पहले के अंदर यूनिफॉर्म है तो जे को इंटीग्रल से बाहर निकाल लेंगे, दूसरे के अंदर जे जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एस के ऊपर, तो आप उसको इंटीग्रल के अंदर ले जाएंगे और वहां पर उसको इंटीग्रल, इतना सा सवाल है। तो जो इस तरह के क्वेश्चन हैं इनको आपने ज्यादा इनके ऊपर फोकस करना है। फिर इसी तरह के प्रॉब्लम 5.15 है, वो कहता है कि एक थिक स्लैब है एक्सटेंडिंग फ्रॉम z माइनस ए टू z प्लस ए, एक स्लैब बनी हुई है इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है, कैरी द यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी jx, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ z बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द स्लैब। सिंपल क्वेश्चन है ये भी, आपने मैग्नेटिक फील्ड उस स्लैब के लिए इनसाइड और आउटसाइड फाइंड करना है। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम जो हैं इनके ऊपर आपने क्या करना है, ज़्यादा फोकस करना है। और ये मुझे असाइनमेंट आपने जमा करवानी है, इनको करके सॉल्वर आपके पास मौजूद है, लेकिन वो जो सॉल्वर होता है ना उसके अंदर उसने वो सारे स्टेप नहीं किए होते। मैंने लास्ट टाइम आपको देखा कि आपने मुझे असाइनमेंट किस तरह की हुई थी, बस वो ऐसे ही छापा लगाया हुआ था उसमें। ये मकसद नहीं होता करने का, उसका मकसद होता है उसके अंदर जो स्टेप नहीं हुए वो आपने करने हैं। ठीक है, वो स्टेप आपने करने। अब ये मैं आपको एग्जांपल्स करवा रहा हूं ना, ये आप बुक से अंदर देखेंगे तो ये वाला स्टेप नहीं हुए वहां पर। ठीक है, आपने इन स्टेप्स को करना है। जब आप पूरा मैथमेटिक्स करेंगे तो देन यू विल कम टू नो हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन, कि किस तरह थिंग्स है। आपने वो जनाब इक्वेशन लिखी है, मैंने देखी असाइनमेंट, अब एक लिखी है नीचे जनाब डायरेक्ट जिस तरह छापा था उसने ग्रिफिथ ने लगाया हुआ है, सेम वैसे का वैसे आपने लगाया हुआ छापा, कोई आपने उसके अंदर कोई स्टेप नहीं किया। वो तो हिंट, वो होता है मैनुअल सॉल्वर होता है, वो क्या होता है, वो जस्ट हिंट्स होते हैं। वो ये नहीं होता कि उसने पूरा प्रॉब्लम सॉल्व किया होता है वहां पर, उसने बीच में, यानी कि जो 3 लाइनों के अंदर लिखा हुआ है ना वो एक्चुअली 2 सफ़े का होता है जिसके अंदर आपने सारा करना है। तो अब आपने इस दफ़ा जब असाइनमेंट बनानी है तो पूरा आपने मैथमेटिक्स करना है उसके अंदर। ठीक है, बाद में फिर आपकी सप्लियां आ जाती हैं। नहीं, जो शॉर्ट करने हैं वाले, जो आसान है वो करने हैं, जो मुश्किल वाले हैं वो नहीं करने हैं, उनको छोड़ देना। वो आपने पिछली दफ़ा भी जिस तरह किया हुआ था वो लिखा हुआ है, बस कोई पता, मुझे खुद समझ नहीं थी आ रही है, पता नहीं क्या लिखा हुआ। ठीक है, वो करना है जो देखिए। हाँ, अब इसमें बात ये होती है कि ये इतना लेंथी हो जाता है ना पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के ऊपर आकर के, आप ये अब सारे प्रॉब्लम कैसे करेंगे आप नहीं कर सकते। ठीक है, आप उतनी प्रॉब्लम कर सकते हैं। और दूसरा ये होता है कि हमने यहाँ पर कंसेप्ट तो बनाना है, लेकिन साथ हमारा मकसद होता है कि हमने पेपर की भी तैयारी करनी होती है, हमने पेपर में भी तो कोर्स को कवर करना है ना, कि नहीं करना। अब आप ग्रिफिथ के एक चैप्टर के पीछे 60 सवाल दिए हुए हैं, आप 60 सवाल करने को कौन कौन सा याद रखोगे, नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि आप उसमें से चूज कर लेते हैं, देखें इसके पुराने पेपर हैं आपके पास, इसके 2 इलेक्ट्रोडायनामिक्स 2 के, और ये मुझे ज़रा शेयर करना मेरे साथ। ठीक है ना, तो थोड़ा सा उनको देखते हैं कि उनमें किस तरह के सवाल आते हैं, उसके मुताबिक हमने करना होता है। सारे न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, वही ना, वो एग्जाम्पल्स और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं, वो ज़्यादा प्रॉब्लम बेस्ड होता है। लेकिन न्यूमेरिकल करने के लिए भी जब तक आपको थ्योरी नहीं आती आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। ठीक है, आपको थ्योरी की बेसिक समझ आएंगी तो आप न्यूमेरिकल जो है वो कर पाएंगे। अच्छा जी, खैर आगे चलें। कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब जरा हमने कंपैरिजन, अभी तक हम जो है वो मैग्नेटोस्टैटिक्स जो है उसको स्टडी कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर डाइवर्जेंस और कर्ल जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का, ठीक है, आपने जो पीछे पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर के जो डाइवर्जेंस और कर्ल है,
द डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। वो क्या होता है हमारे पास, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, जिसको आप क्या कहते हैं, गॉस लॉ या गॉसेस लॉ। ठीक है जी। उसके बाद डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0, इसका कोई नाम नहीं है। डेल क्रॉस ई इसलिए 0 के बराबर होता है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो डाइवर्ज करती हैं वो, ठीक है, तो उनका कर्ल नहीं होता, उनका जो है वो सिर्फ डाइवर्जेंस जो होता है, और वो डाइवर्जेंस रो और एप्सिलॉन, रो इसमें डेंसिटी है और एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ स्पेस है। तो ये मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, ये दोनों। These are the Maxwell equations for the electrostatics। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट जो है, ये पहली मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। अब मैक्सवेल्स इक्वेशन जो हैं, इनका बेसिक मकसद क्या होता है कि ये फील्ड को डिटरमिन करती हैं, ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशंस डिटरमिन द फील्ड। मैक्सवेल्स इक्वेशंस जो हैं ये फील्ड को डिटरमिन करती हैं अगर सोर्स डेंसिटी रो जो है गिवन हो, ठीक है। इफ सोर्स चार्ज डेंसिटी रो इज गिवन, ठीक है। यानी कि अगर रो गिवन है इस इक्वेशन के अंदर, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को या फील्ड को कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर वही इंफॉर्मेशन है जो कूलम्स लॉ के अंदर होती है और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अंदर होती है, ठीक है। ये तो मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए। अब इसी तरह जो डाइवर्जेंस और कर्ल है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है। द डाइवर्जेंस एंड कर्ल फॉर मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड। तो इसके लिए जो हमारे पास कर्ल्स हैं, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, डाइवर्जेंस नहीं होता, बिकॉज मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। मोनोपोल नहीं एग्जिस्ट करते, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल जब एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद दूसरे नंबर पर इसका जो कर्ल है, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। ये क्या है, ये एम्पियर लॉ है। व्हाट इज दिस, दिस इज एम्पियर्स लॉ। तो अब तक आप ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, ठीक है, इनको स्टडी कर चुके हैं, बल्कि चारों इक्वेशंस को, ठीक है। डेल डॉट ई रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, गॉसेस लॉ भी आपने पढ़ा हुआ है। डेल डॉट डेल क्रॉस ई 0 के बराबर होता है, वो भी पढ़ा है। डेल डॉट बी 0 होता है। डेल डॉट बी इसलिए 0 होता है कि मोनोपोल एक्सिस्टिंग है, तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है वो दो पोल्स के दरमियान में, तो सिंगल पोल पे कभी भी नहीं होता, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो होती हैं वो कर्ल्ड होती हैं हमेशा, आप ये बात, इसलिए उसका कर्ल निकलता है, यानी कि डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे जो है उसके बराबर निकला।
तो ये यहाँ तक जो है वो अभी तक हमने कंसिडर किया। अब ये जो है ये वाली दोनों इक्वेशंस ये क्या है, ये मैक्सवेल इक्वेशंस हैं इन मैग्नेटिक स्टेटिक्स। दीज आर द मैक्सवेल इक्वेशंस इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो ये आपके पास मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर मैक्सवेल इक्वेशंस हैं। अब अगर जितनी बाउंड्री कंडीशंस हैं आप उनको अप्लाई करें, तो उन बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करने से ये मैक्सवेल इक्वेशंस जो हैं इनकी मदद से आप क्या फाइंड करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दीज मैक्सवेल इक्वेशंस आर यूज्ड to find magnetic field। तो ये सारी मैक्सवेल इक्वेशंस जो हैं ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और ये इक्वलेंट है किसके, बायट्स एंड सेवर्ट्स लॉ के। ठीक है, इसके अलावा एक और मैक्सवेल इक्वेशन है जो कि फोर्स लॉ को डिस्क्राइब करती है। मैक्सवेल इक्वेशन एंड फोर्स लॉ, जिसको हम लॉरेंस फोर्स लॉ का भी नाम देते हैं। दैट इज F इज इक्वल टू Q इंटू E प्लस V क्रॉस B, ये वाली। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दोनों आ जाते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिवर्ज करता है फ्रॉम ए चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये पॉजिटिव चार्ज से डाइवर्ज करता है। द मैग्नेटिक फील्ड कर्व्स अराउंड द करंट। द मैग्नेटिक फील्ड कर्व्स अराउंड द करंट। तो डेल डॉट ई ओवर एप्सिलॉन नॉट, दैट इज डाइवर्जेंस, and del cross B is equal to mu naught J, that is a curl of the current, and del dot E is equal to rho over epsilon J, divergence of the field। यानी कि फील्ड डाइवर्ज करता है पॉजिटिव चार्ज पे और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कर्ल करता है। तो इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो ओरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से, टर्मिनेट होती हैं नेगेटिव पे, और मैग्नेटिक लाइन जो हैं ये ना तो बिगिन होती हैं ना एंड होती हैं किसी भी जगह पर। ठीक है, इसलिए इनका नॉन जीरो डाइवर्जेंस होता है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डाइवर्ज फ्रॉम पॉजिटिव charge and on the negative charge। पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है
मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है यहाँ ये ना तो बिगिन होती हैं और ना ही ये एंड होती हैं, ठीक है। डू नॉट बिगिन और एंड, ठीक है, ये ना बिगिन होती है ना एंड होती हैं। सो दे हैव जीरो डाइवर्जेंस, इसलिए इनका जीरो डाइवर्जेंस होता है। और ये क्या कहती हैं, ये फॉर्म करती हैं क्लोज लूप को विच आर एक्सटेंडेड आउट अप टू इंफिनिटी। दे फॉर्म क्लोज्ड लूप्स which are extended to infinity, जो कि infinity तक एक्सटेंडेड होती हैं। तो इसको इस तरह ये भी कह सकते हैं कि B के लिए कोई भी पॉइंट सोर्सेज नहीं होते, बट E के लिए पॉइंट सोर्सेज होते हैं। So we can say that there are no point sources for B, but they exist for E, लेकिन ये E के लिए एग्जिस्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक एनालॉग जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता चार्ज के लिए, ठीक है। तो चार्ज जो है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड उस वक्त ही आती है जब चार्ज जो है वो मूव करना शुरू कर देता है। तो जितनी देर तक चार्ज जो है वो स्टेशनरी है तो उसके लिए तो कोई मैग्नेटिक एनालॉग जो है वो हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो कूलम और अदर साइंटिस्ट जो थे वो उनका ये ख्याल था कि जो मैग्नेटिज्म है वो मैग्नेटिक चार्जेस यानी कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। यानी कि उस वक्त प्रीवियसली ये कंसेप्ट था कि भाई अगर चार्ज का कोई एक मोनोपोल भी है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसको प्रोड्यूस कर सकता है। तो और कुछ बुक्स और रेफरेंसेस के अंदर भी ये चीज़ जो है वो गिवन की हुई है, लेकिन बाद में ये चीज़ जो है ये गलत साबित हो गई, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट जो है उन्होंने ये कहा था कि जब चार्ज मोशन में होता है यानी कि जब चार्ज मूव करता है तो चार्ज के मूव करने की वजह से करंट्स प्रोड्यूस होती हैं, और जब करंट्स प्रोड्यूस होती हैं तो उस वक्त करंट की मौजूदगी में आपके पास चार्ज की सराउंडिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो होती है, ठीक है। तो एम्पियर वाज फर्स्ट, एम्पियर जो है ये पहला साइंटिस्ट था who describe the magnetic effects, जिसने मैग्नेटिक इफेक्ट्स को डिस्क्राइब किया टू इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन। ठीक है, जिसने कहा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जब मोशन के अंदर होते हैं तो फिर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड किसी चार्ज की सराउंडिंग में जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा रह गया,
बल्कि रह नहीं गया, ख़त्म ही हो गया, इतना ही था जी। ठीक है, दैट वाज एंडेड।